नमस्कार, मैं डॉक्टर दयाल बंधु मजूमदार कोलकाता से। आज मैं सर्पदंश के इमरजेंसी मैनेजमेंट पर बात करूंगा। जब भी किसी अस्पताल के इमरजेंसी रूम में कोई सर्पदंश का मामला या फिर सर्पदंश के संदेह वाले मरीज को लाया जाता है तो हमारे यहाँ पश्चिम बंगाल राज्य में बनाया हुआ सर्पदंश चिकित्सा प्रोटोकॉल है। हम इससे पश्चिम बंगाल के समस्त सरकारी अस्पतालों में हम इस ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हैं और इसके अनुसार चिकित्सा करते हैं। हमारे पास ICMR और राष्ट्रीय मार्गदर्शन के भी फ्लो चार्ट उपलब्ध हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मार्गदर्शन, ये सभी लगभग समान हैं। आप पश्चिम बंगाल सरकार के स्नेक बाइट प्रोटोकॉल को देख रहे हैं मेरे पीछे। इसमें विस्तार से यह लिखा हुआ है कि किसी भी सर्पदंश या फिर जिस सर्प के बारे में नहीं पता उसके दंश की चिकित्सा कैसे करेंगे। जो भी हो, जब भी कभी कोई सर्पदंश का मरीज अस्पताल में आता है तो हमें उसे अस्पताल में दाखिल करना होगा। हर तरह के सर्पदंश के मरीज या फिर सर्पदंश का संदेह हो ऐसे मरीज को 24 घंटे के लिए अस्पताल में भर्ती करना चाहिए। यदि हमें तत्काल विष का कोई लक्षण नहीं मिलता है तो भी हमें इसे 24 घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन में रखना चाहिए। अब अगर कोई मरीज उसके पल्स न हो या उसके सांस न चल रही हो, ऐसी स्थिति में लाया जाता है तो ऐसे हर मामलों में हमें तेज़ी से मरीज के सामान्य स्थिति की जांच करनी चाहिए। और अगर मरीज में यदि पल्स न चल रही हो तो कभी कभी हमें CPR भी देना पड़ सकता है। और अगर ऐसा मरीज आता है जिसकी सांस न चल रही हो, ऐसी स्थिति में हमें तत्काल उसको इंटूबेट करना चाहिए और उसे वेंटिलेटर पर रखकर उसकी चिकित्सा शुरू करनी चाहिए। ICU बेड मिलने तक हमें उसका एम्बू बैग वेंटिलेशन शुरू कर देना चाहिए। अब देखिए, हमारे मित्र डॉक्टर आलम ने साल्बोनी अस्पताल में 2017 में ऐसा कर भी दिखाया था। उन्होंने इस 10 वर्ष के बच्चे को करेत दंश के बाद उसकी जान बचाई थी। उन्होंने इस बच्चे को एम्बू बैग वेंटिलेशन के साथ अस्पताल में 5 घंटे तक रखा था। यदि हमें मरीज को किसी बड़े अस्पताल में भेजना हो, विशेषकर ऐसी स्थिति में जब उसकी सांस न चल रही हो, न्यूरोटॉक्सिक हो जाने के बाद, विशेषकर सर्पदंश में, हमें एम्बुलेंस में भी उसका वेंटिलेशन एम्बू बैग से जारी रखना पड़ा। माँ की गोद में यह छोटा बच्चा सांस की तकलीफ लेकर के अस्पताल में शाम के समय लाया गया था। यहाँ डॉक्टर मधुसूदन हेमरान ने उस बच्चे को इंटूबेट किया और उन्होंने एम्बू बैग वेंटिलेशन शुरू किया। वहाँ से वे बच्चे के साथ एम्बुलेंस में एम्बू बैग वेंटिलेशन करते हुए बांकुड़ा मेडिकल कॉलेज तक लेकर के गए। यह रूरल अस्पताल से 22 किलोमीटर दूर है। उनको इस कार्य के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने पुरस्कृत भी किया। इस चित्र में आप देख सकते हैं। अब इस दूसरी तस्वीर में देखिए, जंगीपुर सब डिविजनल अस्पताल में कुछ ट्रेनी नर्सें एक बच्चे के एम्बू बैग वेंटिलेशन को बनाए रखे हुए हैं। उन्होंने एम्बू बैग से इस बच्चे को 18 घंटे तक जीवित रखा। अब यहाँ ऊपर लेफ्ट कॉर्नर में आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति एम्बू बैग वेंटिलेशन बनाए हुए है। सबसे अच्छी बात है कि यह व्यक्ति मेडिकल वाला नहीं, ये नॉन मेडिकल पर्सन है। यह व्यक्ति इस महिला के रिश्तेदार हैं। इस महिला को सांप ने काटा था और ये गर्भावस्था में है। इस महिला की भी सांस थम गई थी। इससे एम्बू बैग वेंटिलेशन दिया गया और साथ में इसको इंटूबेट भी किया गया था। इनको बरजोरा अस्पताल से बांकुड़ा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया था। इसकी दूरी लगभग 40 किलोमीटर है। उनको असिस्टेड वेंटिलेशन के माध्यम से एकदम सुरक्षित बांकुड़ा मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया था। अगर इंटूबेशन संभव न हो, लैरिंगोस्कोप उपलब्ध न हो, तो आप LMA लैरेंजियल मसल एड प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि हमने कोई भी लिगेचर या टूर्निकेट कई बार मना किया है, पर हमें काफ़ी मरीज ऐसे मिलते हैं जिनमें मल्टीपल लिगेचर लगाया हुआ रहता है।
कभी भी इमरजेंसी रूम में लिगेचर निकालने का प्रयास न करें। सबसे पहले आईवी फ्लूइड शुरू करें और उसके बाद फिर लिगेचर हटाएं, नहीं तो इमरजेंसी रूम में बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। जब कोई मरीज भर्ती होता है तो हम क्या करते हैं? यदि हमें स्पष्ट रूप से इन्फॉर्मेशन के लक्षण मिलते हैं, अर्थात इमरजेंसी रूम में हमें यह पता चल जाता है कि इसमें विष है, तो हम मरीज को भर्ती कर लेते हैं और आईवी चैनल लगा देते हैं और नॉर्मल सैलाइन चढ़ाना शुरू कर देते हैं। शुरू में हम स्टार्टिंग फ्लूइड के रूप में रिंगर लैक्टेट का प्रयोग नहीं करते हैं। नॉर्मल सैलाइन के इस बोतल में हम 10 वायल इंडियन पॉलीवैलेंट एंटीवेनम, इस एंटीवेनम का डोज गर्भवती महिला में, पुरुष में या फिर बच्चे में, सब में एक समान ही होता है। गर्भावस्था में भी मरीज की सामान्य मरीज के समान ही चिकित्सा करेंगे। गर्भावस्था के मरीज के स्नेक बाइट की चिकित्सा में घबराएं न। अगर आप माँ को ही नहीं बचा सकते हैं तो गर्भ में बच्चे को कैसे बचाएंगे? बच्चों में आपको फ्लूइड की मात्रा कम करनी होगी, नहीं तो फ्लूइड ओवरलोड होने की संभावना रहेगी। एंटीवेनम डालने से पहले फ्लूइड की मात्रा 200 ml या फिर उससे कम रखें। समस्त सर्पदंश में या फिर पश्चिम बंगाल के समस्त जहरीले सर्पदंश में एवीएस का स्टार्टिंग डोज 10 वायल होता है। यहाँ तक कि भारत के सांपों के दंश में भी स्टार्टिंग डोज एवीएस का 10 वायल होता है। सिर्फ 100 स्किल्ड वाइपर में यह एक्सेप्शन होता है, जहाँ पर इसमें हम 5 वायल पॉलीवैलेंट एंटीवेनम से शुरुआत कर सकते हैं। जहर की स्थिति में एएसवी को नॉर्मल सलाइन में डाल करके जेट के माध्यम से ट्रांसफ्यूज़ किया जा सकता है। इसे यथाशीघ्र शुरू करना होता है और इसके बाद फिर हम नॉर्मल सलाइन के डोज को धीमी गति से दे सकते हैं। इसके बाद भी अगर आवश्यकता होती है तो रसेल वाइपर बाइट में हम इसके 10 या फिर 20 वायल और लगा सकते हैं। विशेषकर रसेल वाइपर बाइट में हमें 30 वायल एएसवी देने की ज़रूरत पड़ सकती है। यह किडनी फेल होने से बचाने के लिए देना आवश्यक होता है। अब यह बात आती है कि जो मरीज आपके पास आया है वास्तव में उसे जहरीले सांप ने काटा है या नहीं काटा है। इस बात का पता कैसे चले? चूँकि एंटीवेनम शुरू करने से पहले हमें यह पता कर लेना होगा कि इसमें वास्तव में विष है या नहीं है। यदि किसी फणधारी सांप ने, जैसे नाग या इस तरह के सांप ने काटा है, तो जहाँ काटा है वहाँ दंश का निशान, कांटे का निशान अवश्य होगा। उस दंश स्थान में दर्द काफ़ी होगा और उसके साथ साथ सूजन भी होगी। तत्काल सूजन आना और काफ़ी दर्द होना कोबरा अर्थात नाग के दंश की पहचान है, अर्थात नाग का दंश आपके शरीर में चला गया है। पर रसेल वाइपर के मामले में न तो सूजन तत्काल शुरू होगी और न ही तो दर्द शुरू होगा। रसेल वाइपर के दंश में हमने कई बार बहुत देर से उसके लक्षण उत्पन्न होते हुए देखे हैं। और करेत का दंश तो वास्तव में सबसे विचित्र होता है। आम करेत के डसने पर न तो वहाँ सूजन होगी, न ही तो दंश का स्थान होगा, न ही तो किसी प्रकार का प्रदाह होगा। इसमें बिल्कुल अलग ढंग के लक्षण होते हैं। इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। न्यूरोटॉक्सिक दंश अर्थात क्लासिकल न्यूरोटॉक्सिक दंश, अर्थात यह कोबरा अर्थात नाग के दंश में दंश वाले स्थान पर तत्काल दर्द और सूजन प्रारंभ हो जाएगा। आमतौर पर हमें वहाँ दंश का निशान मिल जाता है, पर यह दंश के चिन्ह विष है या नहीं है, इसके सही लक्षण नहीं हो सकते हैं। ये 2 दंश चिन्ह अर्थात 2 दांत की थ्योरी को अब भूल जाएं। इस थ्योरी ने हमें बहुत भ्रमित किया है। अब आप ये देखिए, इस व्यक्ति के पैर में 2 दांत के निशान अवश्य हैं, पर यह ड्राई बाइट अर्थात इसमें सांप ने विष
नहीं छोड़ा है। और फिर कॉमन करेत अर्थात अगर करेत ने काटा है तो उसमें किसी प्रकार के दंश का चिन्ह रहेगा ही नहीं। यह दंश का निशान ढूंढने के चक्कर में हमने करेत के दंश के मरीज में काफ़ी चूक भी की है। इसलिए हमें ये बाइट मार्क थ्योरी को भूल जाना होगा। दो दांत से अधिक दांतों के निशान भी हो सकते हैं, कटे का निशान भी हो सकता है, या फिर वहाँ छिल जाने जैसा निशान होगा। अब इस मरीज के पैर में देखिए, यह कटे जैसा निशान दिख रहा है। वास्तव में यह मोनोक्लेट कोबरा अर्थात यह गेहूं के कांटे का निशान है। अतः ये निशान हमें कुछ ज़्यादा मदद करने वाले नहीं हैं। अतः ये दंश के निशान की खोज की थ्योरी को छोड़ना होगा, अन्यथा कई मामलों में हम समय पर चिकित्सा नहीं कर पाएंगे। पर तत्काल दंश स्थान पर सूजन और दर्द एक क्लासिकल लक्षण है कि नाग ने ही डसा है। कुछ मिनट के बाद विशेषकर कोबरा बाइट में न्यूरोटॉक्सिसिटी के लक्षण प्रकट होने लगेंगे। इसमें पलकों का बुझना हो सकता है, या फिर कहीं शरीर के किसी अंग से रक्तस्राव होना शुरू हो सकता है, या फिर बोलने में तकलीफ हो सकती है। और ऐसे मरीजों में तत्काल रेस्पिरेटरी फेलियर अर्थात उनकी सांस रुकने की संभावना बढ़ जाती है। पर करेत के दंश के मामले में हालांकि इसमें भी न्यूरोटॉक्सिसिटी के लक्षण होते हैं, पर न्यूरोटॉक्सिसिटी के जो लक्षण शरीर में जो प्रकट होते हैं, ऐसे लक्षण काफ़ी देर बाद प्रकट होते हैं। ऐसे मरीज विशेषकर सुबह के वक्त पेट में दर्द या फिर गले में खराश की शिकायत के साथ आते हैं। हम इन्हें ऑब्जर्वेशन में रखते हैं अर्थात एडमिट कर लेते हैं। लगभग 24 घंटे के बाद हमने देखा कि इस मरीज की दोनों आंखें बूझने लगी अर्थात बाइलेटरल टोसिस हो गया इसे। अब ये तत्काल टोसिस होना, और फिर अगर आप पूछें तो पता चलेगा कि ये लोग ज़मीन पर सोते थे। इन दोनों मामलों को मिलाकर के आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि यह सुनिश्चित ही करेत दंश है। दंश का कोई लक्षण नहीं मिल सकता, न ही तो आपको कहीं सांप दिखाई देगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सांप काटे का कोई निशान भी न हो। पर यदि बाइलेटरल टोसिस अर्थात पलके बुझने लगे तो हमेशा आप यह मान लीजिए कि यह करेत का दंश हो सकता है। रसल्स वाइपर के दंश में हमेशा ही सूजन होगी और फिर दर्द भी साथ में होगा। इसमें सबसे विशेष रूप से पैथोजेनिक बोलते हैं। इसमें होता क्या है कि एबनॉर्मल ब्लीडिंग, कहीं से भी रक्तस्राव होने लगता है। हो सकता है जहाँ दंश हो वहाँ से खून आने लगे, या फिर मान लीजिए सिस्टर ने आपको इंजेक्शन टिटेनस टॉक्साइड दिया है, वहीं से रक्तस्राव होने लगे। इसमें सबकुटेनियस हेमाटोमा अर्थात आपकी त्वचा के नीचे सूजन, या फिर कुछ घंटों के बाद आप देखेंगे कि मसूड़ों से खून निकलने लगेगा, या फिर नाक से खून आना शुरू हो जाएगा, या फिर किसी पुराने घाव से खून का रिसाव शुरू होने लगेगा, या फिर मरीज जब थूकता है तो उसके कफ में स्पूटम में खून आना शुरू हो जाएगा। उसके मल में खून या फिर उसके पेशाब में खून हो सकता है। अगर रसेल वाइपर के मरीजों को समय पर इलाज नहीं किया गया, उनको एंटीस्नेक वेनम नहीं दिया गया, तो यह निश्चित है कि आगे चल कर के उसकी किडनियां खराब हो जाएंगी। शुरुआत में उसके पेशाब में खून आएगा और फिर इसके बाद में उसके पेशाब की मात्रा, ओलिगुरिया कहा जाता है, वह कम हो जाएगी अर्थात पेशाब बूंद बूंद में आने लगेगा। और फिर 24 घंटे के बाद तो उसकी किडनी बिल्कुल ही काम करना बंद कर देगी। अब ऐसी स्थिति में हम अगर उसकी ब्लड बायोकेमिस्ट्री टेस्ट करें और उसके ब्लड यूरिया और क्रिएटिनिन की स्थिति अधिक हो, तो इस स्थिति में उसके डायलिसिस की बात सोची जा सकती है। अब सर्पदंश की पहचान के लिए कोई सांप लेकर के आता है तो क्या इससे हम उसके विष की मात्रा का पता कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। सांप आना कई बार ऐसा होता है कि वह हमें भ्रमित कर देता है।
अब कई बार हम ऐसे भ्रमित होते हैं कि लोग जो सांप ले आते हैं वह वही सांप नहीं होता है, कोई दूसरा सांप पकड़ के या मार के लोग ला देते हैं। अब यही देखिए, एक विषहीन सांखड़ सांप पकड़ करके लाया गया था, पर इलाज के दौरान यह देखा गया कि यह रसेल वाइपर बाइट था। चलिए अब बात करते हैं 20 WBCT की प्रक्रिया की कि कैसे इसे करते हैं। यह 20 WBCT एक गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होता है कोगुलोपैथी अर्थात रक्त के जमने की जांच का, विशेषकर रसेल वाइपर जैसे हीमोटॉक्सिक बाइट के मामले में। यह 20 WCT टेस्ट हम मरीज के पास में ही जाकर के करते हैं और इसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर भी किया जा सकता है। इसके लिए आपको केवल नया और साफ सूखा हुआ शीशे का टेस्ट ट्यूब चाहिए होता है। आप मरीज के वेनस ब्लड से 2 ml निकालिए और उसको निकालने के बाद उसे इस ग्लास ट्यूब में रख करके 20 मिनट के लिए छोड़ दिया जाता है। इस टेस्ट ट्यूब को 20 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देना है, इसे छेड़ना नहीं है। 20 मिनट के बाद आप टेस्ट ट्यूब को धीरे से टेढ़ा करें। टेढ़ा करने पर अगर यह रक्त जमा हुआ नहीं पाया जाता अर्थात उसी रूप में तरल रहता है, तो आप सुनिश्चित हो जाएं कि यह रसेल वाइपर का ही दंश है। नाग दंश के मामले में एट्रोपिन और नियोस्टिग्मिन इंजेक्शन जान बचाने वाला अर्थात जीवन रक्षक होता है। हम इसे शॉर्टकट में ए और एन इंजेक्शन कहते हैं, क्योंकि हमेशा ही आपको सबसे पहले एट्रोपिन इंजेक्शन लगाना है और उसके बाद नियोस्टिग्मिन इंजेक्शन लगाना है। इसे उल्टा न करें। 1 एम्पूल एट्रोपिन IV, इसके बाद 3 मिलीलीटर नियोस्टिग्मिन अर्थात 1.5 मिलीग्राम नियोस्टिग्मिन इंट्रामस्कुलर। मायोपाइरोलेट इसका एक बेहतर विकल्प भी है। इसमें नियोस्टिग्मिन के साथ हमें ग्लाइकोपाइरोलेट मिलता है। इसमें यह एट्रोपिन के बदले ही होता है, इसलिए अगर यह मिले तो एट्रोपिन फिर अलग से लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें 2.5 मिलीग्राम नियोस्टिग्मिन होता है। नाक के दंश में अगर आप AN इंजेक्शन नहीं देते हैं तो अर्थात एट्रोपिन और नियोस्टिग्मिन अगर नहीं देते हैं तो मरीज का बचना मुश्किल होगा। बिना इनके चाहे जितने भी आप एंटी स्नेक वेनम दे दें, कोबरा बाइट अर्थात नाग के दंश के मरीज को बचाना असंभव होगा। अब चित्र में ये 2 दुर्भाग्यशाली व्यक्तियों को आप देखिए। इस पुरुष मरीज को 18 से 20 वायल एंटी स्नेक वेनम दिया गया, पर इस महिला के साथ भी ऐसा ही हुआ और ये AN उस अस्पताल में उपलब्ध नहीं था, जिसके कारण ये दोनों व्यक्ति बचाए न जा सके। अतः हमेशा ही एट्रोपिन और नियोस्टिग्मिन अस्पताल में रखें। हमारे कुछ दोस्त एंटी वेनम के रिएक्शन से डरते हैं, हालांकि यह बहुत कम होता है और यह भी जान लें कि हमेशा यह जो रिएक्शन होता है वह बहुत ज़्यादा खतरनाक या घातक नहीं होता है। पिछले 10 वर्षों में हमें ऐसा कोई मरीज नहीं मिला जिनका एंटी स्नेक वेनम के कारण रिएक्शन हुआ हो और उससे उनकी मृत्यु हो गई हो। रिएक्शन कॉमन है, पर इसका डेडली रिएक्शन अर्थात घातक अभिक्रिया बहुत कम है। इस प्रकार की अभिक्रिया न हो, इसके लिए आप 2.5 ml इंजेक्शन एड्रेनलिन सबकुटेनियस दे सकते हैं। हाँ, अगर आपको लगता है कि पार्श्व प्रक्रिया हो सकती है तो ऐसी स्थिति में सिरिंज में 0.5 ml आप तैयार रखें एड्रेनलिन को। यह 0.5 ml एड्रेनलिन आपको इंट्रामस्कुलर देना है। ध्यान रखें, इसे सबकुटेनियस भी नहीं और फिर इंट्रावेनस भी नहीं देना है, केवल IM इंट्रामस्कुलर ही देना है। रिएक्शन न हो इसके लिए एंटीवेनम देने से पहले आप 0.25 ml इंजेक्शन एड्रेनलिन सबकुटेनियस दे सकते हैं। आप सिरिंज में एड्रेनलिन तैयार रखें
कि अगर कोई एंटीवेनम सीरम से रिएक्शन होता है तो उसमें इसे दिया जा सके। आपको 0.5 ml एड्रेनलिन इंट्रामस्कुलर देना है। ध्यान रखें, यह ना तो सबकुटेनियस देंगे और ना ही तो आप इंट्रावेनस देंगे, इसको इंट्रामस्कुलर ही देना है। किसी भी एंटीवेनम रिएक्शन के लिए एड्रेनलिन 0.5 ml ही दिया जाता है। अब यह जान लें कि यह रिएक्शन क्या क्या हो सकता है। इसमें शरीर में छोटे छोटे लाल लाल दाने हो सकते हैं, आर्टिक्यूलर रैशेज कहते हैं, या फिर सिर में खुजली सा शुरू हो सकता है। अचानक मरीज का रक्तचाप कम हो सकता है, घट जाता है और मरीज बेहोश हो सकता है। इसमें ऐसा लग सकता है जैसे उसकी सांस नली में कुछ फंसा हो, ब्रोंकोस्पास्म, या फिर ड्राई कफ अर्थात वह खखार सकता है, या ऐसा कुछ और हो सकता है। अगर कोई भी आपको रिएक्शन दिखता है तो आप एवीएस तत्काल बंद कर दें और एड्रेनलिन उसको आईएम इंट्रामस्कुलर दें। 5 से 7 मिनट में मरीज ठीक हो जाएगा और इसके बाद एंटीवेनम को पुनः शुरू करें। आप एड्रेनलिन इंट्रामस्कुलर 2 बार दे सकते हैं। अब आप ध्यान से देखें हमारा पश्चिम बंगाल का स्नेक बाइट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। इसमें हम लोगों ने स्पष्ट रूप से यह लिखा है कि बिना 10 वायल एवीएस के मरीज को कभी भी बड़े अस्पताल में ट्रांसफ़र न करें। अगर आपको किसी प्रकार की शंका है तो मरीज को अपने यहाँ एडमिट करके ही रखें, लेकिन ध्यान रहे कभी भी बिना एएसवी कवरेज के मरीज को दूसरे अस्पताल में न भेजें। अगर आपको मरीज को किसी बड़े अस्पताल में भेजना ही है, विशेषकर रसेल वाइपर के दंश में, तो ऐसी स्थिति में भी मान लीजिए वहाँ जाकर के उसका डायलिसिस होना है, तब भी प्राइमरी सेंटर में ही आप उसको 10 वायल एएसवी ज़रूर चढ़ा दें। बिना इसके अगर आप मरीज को भेजते हैं तो मान लीजिए बड़े अस्पताल में मरीज के पहुंचने में 20, 25 या 40 मिनट लग सकता है और इस अवधि में मरीज की किडनी एकदम खराब हो सकती है। और फिर नागदंश में अगर मरीज को आप बगैर एएन अर्थात एट्रोपिन और न्यूस्टिग्मिन के भेजते हैं तो ऐसी स्थिति में मरीज की स्थिति और भी खराब हो सकती है, उसकी सांस एकदम बंद हो सकती है बड़े अस्पताल ले जाने के रास्ते में ही। इसलिए एकदम ध्यान रखें कि बड़े अस्पताल मरीज को भेजने से पहले उसे एंटी स्नेक वेनम कवरेज ज़रूर दे दें। अगर यह नागदंश है तो इसमें एट्रोपिन और न्यूस्टिग्मिन इंजेक्शन लगा दें, और अगर सांस की तकलीफ़ होती है तो उसे एम्बुलेंस में कृत्रिम श्वास प्रणाली चलाने के लिए एम्बूज बैग लगा करके भेजें। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।